देखो फिर से गुड मॉर्निंग सभी को बच्चा लोग। तो न्यू चैप्टर कौन सा बेटा? सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के बाद स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम नोट कर लिया बच्चा लोग हेडिंग। यस सर। तो इसके बारे में बेसिक सा आइडिया देख लिया है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट में डिस्कस किया ना बेटा। जब अभी मॉडर्न कॉन्सेप्ट चल रहा है उसके अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर एटम को अभी जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट चल रहा है उसको बताने के लिए बहुत पहले बहुत सारे थ्योरीज आए थे, ठीक है ना, जिसमें से आपने पढ़ा होगा 11 9 10th में डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल, ठीक है, उसका रदरफोर्ड, ठीक है, जे जे थॉमसन रदरफोर्ड, है ना बेटा। तो उन सबके कंक्लूजन से भी फिलहाल एटम को कैसा माना जाता है बेटा? स्फेरिकल। एटम कैसा पार्टिकल है? कैसा पार्टिकल है बेटा? एटम इज a small particle, ठीक है ना। सेकंड, इसका शेप कैसा होता है बेटा? कैसा होता है जी शेप? द शेप ऑफ एटम। कैसा होता है बेटा एटम का शेप? इज spherical in nature. The shape of atom is spherical in nature. ठीक है ना बेटा? आवाज आ रही है ना हमारी? यस सर। ठीक है। एटम के सेंटर पे क्या होता है बेटा? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस पे क्या क्या होता है बेटा? न्यूक्लियस पर होंगे पॉजिटिव प्रोटॉन चार्ज एंड पार्टिकल, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन, और न्यूक्लियस के चारों ओर जो होंगे वो क्या होंगे? नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन्स तो P प्लस, और ये हुआ बेटा इलेक्ट्रॉन P माइनस, और एक जीरो चार्ज पार्टिकल होता है, वैकेंट स्पेस से ले जा रहा हूँ, न्यूट्रॉन। एन नॉट। इलेक्ट्रॉन जहां पे होता है उसे क्या बोलते हैं बच्चा लोग? ऑर्बिट और सेल। एटम इज अ वेरी स्मॉल पार्टिकल. The shape of atom is spherical in nature. Third point. The center of atom. The center of atom is called nucleus. The center of atom is called nucleus. That is
पॉजिटिव चार्ज एंड जीरो चार्ज पार्टिकल। फोर्थ पॉइंट, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल क्या कहलाता है बेटा? द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स क्या कहेंगे बेटा? Proton. इज कॉल्ड प्रोटॉन। एंड नेगेटिव चार्ज पार्टिकल? इलेक्ट्रॉन। इज कॉल्ड, सॉरी जीरो चार्ज करते हैं ना, न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं। जीरो चार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड न्यूट्रॉन। क्लियर है बेटा? तो ये फोर्थ पॉइंट हुआ था। फिफ्थ पॉइंट, जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है वो कहाँ होता है बेटा? Orbit. ऑर्बिट और में, शेल। ठीक है ना। ऑर्बिट का एक सर्कुलर पाथ है एटम के न्यूक्लियस के अराउंड, ठीक है ना। नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल present in orbit और सेल, ठीक है ना बेटा। नेगेटिव चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट इन ऑर्बिट और सेल, इस चीज को याद रखना बच्चा लोग, ठीक है ना। ऑर्बिट क्या होता है बेटा? जैसे अर्थ के ऑर्बिट में सैटेलाइट क्या होते हैं बेटा? रोटेट होते रहते हैं। तो वैसे ही ये भी मान लो न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन हो गया सैटेलाइट। तो न्यूक्लियस के चारों इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा? घूमते रहेगा। तो जिस पाथ में घूमेगा उसी पाथ को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? ऑर्बिट। अगर ये अर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है और सैटेलाइट इस पाथ में घूम रहा है, तो ये सैटेलाइट का ऑर्बिट कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा बेटा? अगर यहाँ पे सैटेलाइट रोटेट हो रहा है तो ये भी क्या कहलाएगा बेटा? ऑर्बिट कहलाएगा ना। क्लियर है कि नहीं बच्चा लोग? तो वैसे ही न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमेगा, तो उस जगह को ये क्या बोलते हैं बेटा? ऑर्बिट। उस सर जगह को क्या बोलते हैं बेटा? हाँ बेटा। सर हम्म। इलेक्ट्रॉन्स जो अगर हमेशा घूमते ही रहते हैं उसके साइड में, अगर उसका इतना ही बीच का फोर्स है, पॉजिटिव इतना चार्ज है कि वो बीच में खींच सकता है, तो कभी इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते सेंटर में जाकर क्यों नहीं टकराते? और अगर उसका चार्ज इतना ही है तो वो कभी घूमते घूमते अपना खुद का फोर्स बना के बाहर की तरफ क्यों नहीं निकलता? बेटा सिंपल सा लॉजिक है। क्या कोई सैटेलाइट घूमते घूमते भी सेंटर पे मतलब अर्थ पे आ जाता है या सीधा स्पेस में चल जाता है? सर उसके वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। अगर वेलोसिटी बढ़ रही तो है तो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। तो अगर उसका वेलोसिटी कांस्टेंट रहे तो क्या वो अर्थ पे आके गिर जाएगा, अर्थ की ग्रेविटी से खींचा जाएगा या स्पेस में चल जाएगा? कुछ नहीं होगा सर, जैसा है वैसे ही घूमता रहेगा। हाँ, तो बस इलेक्ट्रॉन का भी वेलोसिटी वहां पे चेंज नहीं होता है। जिस वेलोसिटी से घूमते रहता है, अगर वो कांस्टेंट है, मतलब इसके इस ऑर्बिट के वेलोसिटी के रिक्वायर्ड है, तो चलेगा बेटा। अगर सैटेलाइट का वेलोसिटी बढ़ा दिए तो शायद वो स्पेस में जा सकता है। सेम इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी बढ़ा दिए, मतलब उसको एनर्जी दे दिया, तो ये भी उस ऑर्बिट से निकल जाएगा, ठीक है। यस सर। तो बस जैसा डेली लाइफ में यूज होता है वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी यूज होता है बेटा। तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट इन ऑर्बिट और सेल, जब तक उसको एनर्जी नहीं मिलेगा, मतलब इसके साथ तुम छेड़छाड़ नहीं करोगे, उसका एनर्जी कम या ज्यादा नहीं करोगे, तो आपको इलेक्ट्रॉन को कहीं दूसरे जगह ना भेज सकते हो ना कहीं से ला सकते हो। क्लियर है ना बेटा? अगर सैटेलाइट को गिराना तो उसका स्पीड कम करना पड़ेगा, या भगाना मतलब स्पेस में भेजना तो उसका स्पीड और बढ़ाना पड़ेगा, ताकि वो उस ऑर्बिट को छोड़ के कहीं और चल जाए। तो सेम यहाँ पे भी वही फिनोमिना स्टार्ट हो यूज होगा। तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट इन ऑर्बिट और सेल, ठीक है ना, किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एन से। सेकेंड टर्म और क्या है बेटा? ऑर्बिट क्या होता है? ऑर्बिट और सेल
is circular path around to the nucleus of atom where are revolve, electrons are revolve. ठीक है ना बच्चा लोग? तो ये था मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एटम. ठीक है, इन्हीं सबको डिटेल में पढ़ना है. देखो ये सब चीजें बाद में पढ़ेंगे, बट अभी बता देता हूँ ताकि फेमिलियर हो जाए इन सब चीजों से. तो बेटा ये जो ऑर्बिट है बहुत सारे होते हैं किसी भी एटम के पास. ठीक है ना, तो मैं पूरा सर्कल नहीं बना रहा, हाफ बना रहा हूँ. तो ये न्यूक्लियस, तो फर्स्ट ऑर्बिट है तो N1, सेकेंड ऑर्बिट है तो N2, थर्ड ऑर्बिट है तो N3, फोर्थ ऑर्बिट है तो N4 और इससे इन्फिनिटी. किसी भी एटम के पास इनफाइनाइट नंबर ऑर्बिट होते हैं. किसी भी एटम के पास इनफाइनाइट नंबर ऑर्बिट होते हैं, याद रखना इस बात को. ठीक है ना बच्चा लोग? इनफाइनाइट कैसे हो सकता है? उसके पास जब इलेक्ट्रॉन से लिमिटेड है तो इनफाइनाइट ऑर्बिट कैसे बन गया इसके? बनते हैं, बस बताएंगे, सब बताएंगे. इसी को तो बोलते हैं सोचने समझने का नजरिया. अगर इतना सोचते तो तुम थ्योरी नहीं दे देते बच्चा. अब बेटा सैटेलाइट घूम रहा है तो सब सैटेलाइट एक ही ऑर्बिट में घूमेंगे क्या? ठीक है ना, अगर उसका एनर्जी बढ़ा दो तो कहीं ना कहीं तो और भी रोटेट होगा ना. तो वैसे ही एटम में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो जरूरी थोड़ी है कि यहीं पे रोटेट करे या यहाँ रोटेट करे. मैंने ये थोड़ी बोला कि हर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है. हमने ये थोड़ी बोला है. जिस जगह पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होता है उसको ऑर्बिट बोलते हैं. तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से 1 मीटर दूर, मतलब बोलचाल की भाषा में 1 मीटर दूर रोटेट हो सकता है, 2 मीटर रोटेट हो सकता है, 3 मीटर रोटेट हो सकता है, 4 मीटर रोटेट हो सकता है. इस तरह से इनफाइनाइट नंबर बन सकते हैं बेटा. तो किसी भी न्यूक्लियस पे इनफिनाइट नंबर्स ऑफ ऑर्बिट होते हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन्स क्या कर सकते हैं, रिवॉल्व. ऑर्बिट मतलब तब कहा जाएगा बेटा जब वहां पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो सकता है, उस जगह को ही ऑर्बिट कहते हैं. ठीक है ना, या फिर बोल सकते हो जहां पे इलेक्ट्रॉन रहता है तो वहीं पे रिवॉल्व होगा, मतलब वही जगह क्या है, ऑर्बिट. तो ऑर्बिट में छोटे छोटे ऑर्बिटल्स होते हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होते हैं. तो यहाँ पे ये सब याद रखना, बोर्ड थ्योरी में पढ़ोगे. ऑर्बिट मतलब एन, फर्स्ट ऑर्बिट है तो वहां पे ऑर्बिटल्स होंगे एस. अगर ऑर्बिट सेकेंड है तो ऑर्बिटल क्या होगा, एस एंड पी. अगर थर्ड ऑर्बिट है तो ये सब याद रखना बेटा. कोई बोलेगा सर समझ नहीं आ रहा है बेटा, कुछ नहीं कर सकते इसके लिए, तुमको याद रखना है. ऑर्बिटल एस होगा तो सेकेंड में एस और पी होंगे, थर्ड में एस पी डी, फोर्थ में एस पी डी एफ, फिफ्थ में एस पी डी एफ जी. 6 आया तो क्या होगा बेटा फिर? अगर ऑर्बिट 6 हुआ तो क्या आएगा बेटा? सर एस पी डी एफ जी एच. हाँ एच. फिर अब एबीसीडी में जो मतलब अल्फाबेट में जो सीक्वेंस है वही चलेगा. जी आया, अगर उसका एक और बढ़ गया ऑर्बिट तो जी के बाद एच, एक और बढ़ गया तो आई. क्लियर है बेटा? तो फर्स्ट ऑर्बिट तो एस. रुक जाओ बेटा, अपने दिमाग को अभी थोड़ा सा शांत रखो. एस पी डी एफ. ठीक है ना, इस तरह से चलते जाएगा. तो यहाँ पे अभी फर्स्ट यहाँ पे एस कितने बेटा, बहुत सारे दिख रहे हैं तो पता होना चाहिए ना. ये 1 का एस है, ये 2 का एस है, 2 का पी, 3 का एस है, 3 का पी, 3 का डी, 4 का एस है, 4 का पी, 4 का डी, 4 का एस. अभी बस इतने ही देखते हैं. ठीक है ना, पूरा बोर्ड थ्योरी जब कंप्लीट होगा तो ये सब पता चल जाएगा. अब बोलो क्या बोल रहे थे? सर लेकिन शेल का नेमिंग तो के एल एम होता है ना? बेटा
उन्होंने जिसके थ्रू एक्सरे के थ्रू फाइंड आउट किया था ना बेटा, उसका नाम KLM था। कब तक KLM चलेगा बताओ? उसके बाद अल्फाबेट में कितने लोगे, उसके बाद इनफाइनाइट नंबर आएगा तो जेड के बाद क्या लोगे फिर? बोलो। पता नहीं। तो फिर इसलिए 1 2 3 से आप काउंट करते हैं। बड़े हो गए ना बेटा? तो ऑर्बिट यहाँ पे आप किससे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा? 1 2 3 4 5 6 7, जिसको पहले तुम क्या बोलते थे? फर्स्ट को K, सेकेंड को L, थर्ड को M, N उस कैपिटल में था, लेकिन अब इसको क्या बोलते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। तो ये सब याद रखना है बेटा। और ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन नहीं होता, एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है बेटा? ऑर्बिटल में। एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होता है बेटा? ऑर्बिटल में। ऑर्बिटल्स में। तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बेटा। मान लो, समझ लो न्यूक्लियस हुआ तुम्हारा घर, तुम हुए इलेक्ट्रॉन, ठीक है? तो तुमको कहीं जाना होगा, घूमना होगा, तो किससे घूमोगे? कई लोगों का मन किया तो पैदल चलेंगे, कई लोगों को मन किया साइकिल से चलेंगे, कई लोगों को मन बैलगाड़ी से किया तो जाएगा। कार से घूमेंगे। हाँ, कई लोगों को मन किया बेलगाड़ी से जाएंगे, कई लोग रेलगाड़ी से जाएंगे, ट्रेन से जाएंगे। क्लियर है बच्चा लोग? तो वैसे इलेक्ट्रॉन किसके, मान लो ये सब व्हीकल्स हैं, ऑर्बिटल्स मतलब क्या है? व्हीकल्स मान लो। तो इलेक्ट्रॉन एस वाला बस पकड़ेगा या ट्रेन पकड़ेगा, जो भी है, पी वाला व्हीकल्स यूज करेगा, डी वाला यूज कर सकता है थर्ड वाले ऑर्बिट में, फोर्थ वाले ऑर्बिट में इतने सारे व्हीकल्स हैं, ठीक है ना? तो इलेक्ट्रॉन इनमें बैठ के घूमते हैं, ऐसा समझने के लिए बोल सकते हो। लेकिन एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं? ऑर्बिटल्स में। तो याद रखना, इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं बेटा? ऑर्बिटल्स में। तो जल्दी से नोट डाउन कर लो बच्चा। तो ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट है एटम का। इस कॉन्सेप्ट तक पहुंचने के लिए कुछ थ्योरीज आए, कुछ फेल हुए, कुछ ने कुछ बताया, कुछ ने कुछ बताया, तो सबको मिला के एक कंक्लूजन बनाया गया, ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट। तो हम लोग पहले क्लासिकल कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, मतलब जो एशियंट कॉन्सेप्ट है, ओल्ड कॉन्सेप्ट है, स्टार्टिंग में आए, उनको देख लेते हैं। एक दिन में नहीं बन गया एटम का ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट, कई साल लग गए थे इतना आइडेंटिफाई करने में। तो जल्दी से नोट डाउन करो बच्चा लोग। तो बच्चा लोग जो लोग नोट डाउन नहीं किए हैं, तनिक छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, मतलब जितना दिख रहा है उतना पूरा, छोटा है क्या करोगे? तो लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सब मॉडर्न कॉन्सेप्ट है बेटा, उसके थ्रू पता चला है। तो अच्छे से नोट कर लेना, कहाँ इलेक्ट्रॉन पाया जाता है पता चल गया ना बेटा? बताओ तो नोट कर लेते हैं, नहीं तो कई लोग भूल जाते हैं। लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिटल। हाँ, लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलता है बेटा? इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल। प्रेजेंट इन ऑर्बिटल। ऑर्बिटल कहाँ होता है बेटा? ऑर्बिट में, ऑर्बिट या सेल। ये कहाँ होता है बेटा? एटम में। तो ये लोकेशन रटा होना चाहिए। एटम के अंदर क्या होता है? ऑर्बिट। ऑर्बिट के अंदर क्या होता है बेटा? सेल। और सेल के अंदर क्या होता है? ऑर्बिटल, जहां पे क्या मिलेगा? इलेक्ट्रॉन। क्लियर है बच्चा लोग? यस सर। ये था लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ऑर्बिटल। ऑर्बिटल कहाँ होगा बेटा? ऑर्बिट और सेल, जिसको एन से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये किस में होता है? एटम में। क्लियर है सभी को? सर हाँ। सर जैसे हम लोग का सोलर सिस्टम है, उसमें हम लोग सन को अगर न्यूक्लियस मान ले, तो सारे प्लैनेट्स इलेक्ट्रॉन की तरह अपने ऑर्बिट में घूम रहे हैं। हाँ, तो इलेक्ट्रॉन्स भी ऐसे ही फ्रीली अपने ऑर्बिट में क्यों नहीं घूम सकते? उनको ऑर्बिटल ही क्यों लगता है घूमने के लिए? इलेक्ट्रॉन कहाँ नहीं घूम सकते? कौन बोला ऑर्बिट में नहीं घूमते हैं?
बेटा फ्रीली बोल रहा हूँ और जैसे हाँ बोलो। वो ऑर्बिटल के बिना, जैसे केवल ऑर्बिट पे जैसे अर्थ स्पिन करते हुए घूमता है, कुछ प्लैनेट्स रोल भी करते हैं, तो वैसे इलेक्ट्रॉन्स क्यों नहीं घूम सकते? बेटा इलेक्ट्रॉन वैसे ही घूमता है, इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते गोल गोल घूमता है, घूमते हुए घूमेगा, ठीक है ना। जैसे अर्थ घूमते हैं या बाकी सब प्लैनेट घूमते हैं, अपने एक्सिस पे रोटेट होते रहते हैं, तो जिस एक्सिस पे रोटेट होते हैं वही सब ऑर्बिटल है। इनके अंदर इलेक्ट्रॉन रोटेट होते हुए घूमते हैं, ओके। इसीलिए वहां पे रिवॉल्व लिखा गया है बेटा, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन घूमते हुए घूमेगा, तो सर्कुलर पाथ में रोटेट होगा रिवॉल्व होते हुए इलेक्ट्रॉन। तो अब आते हैं हम लोग एटॉमिक मॉडल पर। तो कुछ मॉडल 9th-10th में पढ़ चुके हो, ऑलमोस्ट हो ही गया तुम लोग का 9th-10th में, बस यहाँ पे डिटेल डिस्कशन होगा बोर्स एटॉमिक मॉडल के साथ। तो फर्स्ट कौन सा एटॉमिक मॉडल पर पढ़े थे बेटा? डाल्टन्स डाल्टन इफेक्ट। एटॉमिक मॉडल। सेकेंड जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल। और कौन सा पढ़े बेटा? रदरफोर्ड। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है आपका बोर्स एटॉमिक मॉडल। इन्हीं का कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट, मतलब इन्हीं के कॉन्सेप्ट से समझ लो मिला है इनके और कुछ पुराने कंक्लूजन से। बोर्स के एटॉमिक मॉडल से आपको पता चल गया कि एटम का जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है उनके जैसे क्या होता है। तो बोर्स एटॉमिक मॉडल तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है एटॉमिक मॉडल में आपका बोर्स, बाकी तो थ्योरी है। बोर्स से न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं JEE के, नीट के, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा ये, इससे अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं JEE और नीट के। बाकी सब तो थ्योरी है, स्कूल एग्जाम के लिए काम आएंगे, ठीक है। इनके अंदर थ्योरी पढ़ना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो बोर्स एटॉमिक मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक एक करके सभी को डिस्कस करते हैं शॉर्ट में, क्योंकि पढ़ चुके हैं बेटा डाल्टन, जे थॉमसन, जितना काम है उसी के हिसाब से डिस्कस करते हैं। तो नोट डाउन करो वहां तक। नोट कर लिए सबको, कौन कौन से एटॉमिक मॉडल डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। तो इसके अंदर फर्स्ट डाल्टन एटॉमिक मॉडल, तो बताओ बेटा बचपन में पढ़ चुके हो, तो क्या कहता है डाल्टन? हेलो बच्चा लोग बोलो आप, हमारी बारी बेटा पूछने की। बताओ डाल्टन मॉडल क्या कहता है? 2 पॉइंट तो नोट करना है, 2 पॉइंट्स बस। 2 बातें बता दो डाल्टन्स के बारे में, क्या कहते हैं डाल्टन्स बाबा हमारे एटम के बारे में।
एटम्स किसी भी चीज के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं? ऐसा बोले थे उस नहीं समय, नहीं, तो उतना ज्यादा अप्रोच आया नहीं था, तो कहाँ से। और कुछ सोचो बेटा। बताइए बच्चा लोग, और कोई कुछ कहना चाहता है एटम्स के बारे में। All matters is made up of tiny indivisible particle called atoms. जितने भी कंपाउंड हैं या फिर कंपाउंड या स्पीसीज हैं, वो सब किससे मिलते हैं? बहुत ही छोटे पार्टिकल से, जिसका हम क्या कहते हैं? एटम। ठीक है ना बेटा। डाल्टन्स ने बताया था कि एटम ही दुनिया का सबसे छोटा, मतलब सबसे छोटा पार्टिकल है। ठीक है ना। जितने भी मैटर्स होते हैं वो किससे बने होते हैं बेटा? एटम से, और वही दुनिया के सबसे छोटे पार्टिकल हैं। ठीक है ना। तो क्या ये कहना सही था? Yes, sir. Yes, sir. एटम से छोटा कुछ नहीं होता। क्या एटम से छोटा और कोई पार्टिकल नहीं होता बेटा? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, पॉजिट्रॉन होते हैं, बहुत सारी चीजें हैं बेटा। ठीक है ना। तो उनका थ्योरी फेल हो, मतलब ये थ्योरी यूजफुल रहा कि फेल हो गया? फेल हो गया। फेल हो गया। ठीक है ना बेटा। तो डाल्टन का कहना था एटॉमिक मॉडल, अगर ये फेल नहीं हो रहता, पास हो गए रहते हैं, तो आज हम लोग बोर्ड से एटॉमिक मॉडल को इतना मतलब क्या बोलते हैं, अरे इम्पोर्टेंस क्यों देते हैं? अगर डाल्टन ही सही होता तो जे थॉमसन थोड़ी बताते मॉडल, ना रदरफोर्ड बताते, बोलते अब तो हो ही गया यार, हमारा दाल गलने वाला नहीं, यहाँ पे क्या मतलब बताने का। तो क्लियर है बच्चा लोग। तो डाल्टन ने बस ये बताया था कि ये जो पार्टिकल्स हैं, एटम, वो बहुत छोटे पार्टिकल है, उनको फर्दर किसी अलग पार्टिकल में डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है ना बेटा। तो डाल्टन ये कहते थे, तो ये कहना पूरी तरह से करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि सिंपल सा लॉजिक है बेटा, जिस घर में तुम रहते हो, क्या उस घर का साइज तुमसे छोटा होगा? ऐसे तो हो ही बोलो। नहीं सकता। नो। तो बेटा जब एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन डिस्कवर हुए, तो क्या कहेंगे? ये जो इनका जो साइज है वो एटम से भी छोटा होगा ना। यस। तो बस बाद में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन डिस्कवर हुए, तो पता चला अरे यार ये तो गलत कह दिया, कुछ भी बोल के चल गए हैं। ठीक है बच्चा चलो। तो नोट करो फर्स्ट पॉइंट। इनका कहना था ऑल मैटर्स किससे बने बेटा? फॉर्म बाय, जितना वेरी लगाना लगा सकते हो, ठीक ना, वेरी स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ यूनिवर्स। All matters formed by very smallest particle of universe, that is called एटम। उन्होंने फिर क्या कहा बेटा? एटम सब तो छोटा है, लेकिन इसको दूसरे पार्ट में, मतलब इससे भी छोटे पार्टिकल में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो वही नोट करें, इट कैन नॉट डिवाइडेड into any another smallest particle। ये इनका लिमिटेशन का रीजन बना। ठीक है ना बेटा। इसको छोटे पार्टिकल में डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो यही इसका क्या है? लिमिटेशन। इनका लिमिटेशन क्या बेटा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर very smallest particle as compared to
एटम, ठीक है ना। तो एटम से भी छोटे छोटे पार्टिकल है बेटा, लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो ये था डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल। उसके बाद ये फेल। नया फिर कौन सा है बेटा? जे थॉमसन। तो जे थॉमसन वाला तो एकदम डिटेल में पढ़े होगे बेटा। पल्म पुडिंग मॉडल कुछ याद आ रहा है कि भूल गए? यस सर। जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल। तो बताइए बेटा, ये जे थॉमसन का जो पल्म पुडिंग मॉडल है या वाटरमेलन मॉडल है, क्या था? क्या कहते थे बेटा इसमें? तरबूजा Atom. खाए हो ना, तरबूजे से कंपेयर कर थे बेटा। एटम तरबूजा जैसा दिखता है उनका, मैं उनको तरबूज वाटरमेलन जो है तरबूजा ज्यादा पसंद था, उसी के हिसाब से बता दिए। तो पहला पॉइंट, एटम स्फेरिकल होता है, ठीक है ना बेटा। तो तरबूजा जब काटे होगे, देखे होगे, गर्मियों के दिनों में खाए होगे, तो कैसा दिखता है बेटा? तरबूजे के अंदर एक रेड पार्ट होता है बेटा। यस सर। यस सर। हाँ, भले हर तरबूजा एकदम परफेक्ट सर्कुलर नहीं होता, बट उन्होंने कहा भैया एटम जो है तरबूजा है और सर्कुलर शेप वाला तरबूजा है, ठीक है ना। उन्होंने अपने एटॉमिक मॉडल से क्या कहा बेटा? एटम कैसा दिखता है? वाटरमेलन। वाटरमेलन जैसा लगता है। तो वाटरमेलन को काटा उन्होंने, मतलब उससे कंपेयर किया। तो ये हो गया, बन गया बेटा, वो काटे हैं वाटरमेलन, ऐसा दिख रहा है तो सर्कुलर शेप का है, ठीक है ना। अब वाटरमेलन में भैया बस रेड वाला पार्ट थोड़ी ना होगा, स्पंजी पार्ट होता है ना बेटा रेड वाला, वो बस थोड़ी ना होगा, बहुत सारे सीड भी होते हैं कि नहीं होते हैं? तो यस कहीं सर। जहीं Yes, से sir. बहुत सारे सीड होते हैं। तो ये जो ब्लैक सीड है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, ठीक है ना, पूरे एटम के स्फीयर में। तो उन्होंने बोला एटम होता है सर्कुलर शेप का, ठीक है ना, सर्कुलर बोलते हैं, स्पेरिकल शेप का। उसमें एक रेड वाला पार्ट है जो वाटरमेलन से कंपेयर करके बोला, उसको उन्होंने क्या बोला बेटा? प्रोटॉन, ठीक है। और जो ब्लैक सीड है उनको क्या बोला बेटा? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन। तो फर्स्ट पॉइंट क्या बोला बेटा उन्होंने? एटम इज ए स्पेरिकल पार्टिकल। एटम इज अ very small spherical particle. Atom is a very small spherical particle, ठीक है ना बेटा। तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट भी यही कहता है, तो ये बात तो सही था, ठीक है ना। उस स्फीयर में क्या होता है बेटा? उस स्फीयर में क्या होते हैं बेटा, बताओ जल्दी। Protons and electrons. हाँ, इनके अकॉर्डिंग, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू, ये सब याद रखने वाली बात है, थ्योरी चल रहा है। अकॉर्डिंग टू इट, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर प्रेजेंट इन स्पेयर ऑफ एटम, ठीक है बेटा। तो इससे दो लिमिटेशन ऐसे दिख गया बेटा। क्या क्या लिमिटेशन दिख गया बच्चा, बताओ तो। इस पॉइंट से लिमिटेशन क्या क्या फॉर्म हो गया होगा, बताओ जल्दी। बोलो बच्चा लोग। Protons are uniformly distributed. हाँ, ये कंक्लूजन तो लिमिटेशन में नहीं आएंगे, वो बोल सकते हो, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू इट, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर प्रेजेंट इन स्फीयर ऑफ एटम वेयर प्रोटॉन्स आर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड। ये ऐसा बना सकते स्टेटमेंट। हम पूछे यहाँ से लिमिटेशन क्या बना होगा? He did not mention the nucleus. हाँ, पहला पॉइंट, न्यूक्लियस का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है बेटे यहाँ पे। इनके अकॉर्डिंग न्यूक्लियस तो होता ही नहीं है एटम के अंदर। तो ये पहला लिमिटेशन। दूसरा लिमिटेशन, और एक चीज और छूट रहा है मॉडर्न कॉन्सेप्ट में एटम के अंदर, Neutron. न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स बताया क्या?
तो इनका मानना था न्यूट्रॉन्स होता ही नहीं है, न्यूक्लियस है ही नहीं। तो बेटा जब चैडविक ने डिस्कवर किया, अरे यार कैसे बोलते तो न्यूट्रॉन नहीं है, न्यूट्रॉन तो होता है, अभी देख मैं अपने एक्सपेरिमेंट से प्रूव करता हूँ। तब जब चैडविक आए होंगे इनसे मिलने के लिए, बताया कि देखो अंकल ऐसे बात है, प्रोटॉन तो ठीक है, इलेक्ट्रॉन भी ठीक है, लेकिन न्यूट्रॉन भी होता है एटम पे, ठीक है ना। तो ये थ्योरी क्या हो गया बेटा, फेल हो गया। हुआ होगा ना ऐसे कुछ बहस इन लोग के बीच, बोले ना 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 तुम्हारा थ्योरी तो हम नहीं मानेंगे, क्योंकि तुमने बताया नहीं न्यूक्लियस नहीं है, और तुमने क्या नहीं बताया बेटा, न्यूट्रॉन नहीं है। इसके पास रदरफोर्ड ने बताया अपने एक्सपेरिमेंट से न्यूक्लियस नाम का भी चीज होता है। रदरफोर्ड का डिस्कवरी मतलब एटॉमिक मॉडल का एक बोल सकते हो अचीवमेंट, वो है डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। तो इसके बाद एक्सपेरिमेंट किया, रदरफोर्ड ने बोला बेटा न्यूक्लियस नाम का भी चीज होता है, न्यूक्लियस पे ही होते हैं न्यूट्रॉन। अब काफी हद तक बहुत अच्छा था ये एटॉमिक मॉडल, बस थोड़ा सा मिस्टेक कर गए, वो मिस्टेक क्या होगा बताएंगे। तो जे जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल का लिमिटेशन क्या है बेटा, सबसे पहले नो स्पेस ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है ना, लिमिटेशन। सेकेंड लिमिटेशन न्यूट्रॉन नहीं बताया इन्होंने। थर्ड एक और बन सकता है लिमिटेशन, सोचो क्या। सर उसने एक्सप्लेन नहीं किया कि स्टेबिलिटी ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, वेरी गुड। तो बेटा यहाँ पे देखो प्रोटॉन पे चार्ज क्या है बेटा, मालूम है किसी को, हमने बताया था बेटा स्टार्टिंग में सम बेसिक कॉन्सेप्ट में, पॉजिटिव। कितना वैल्यू चार्ज का, 1.6 into 10 to the power 1.6। इलेक्ट्रॉन का भी चार्ज यही है बेटा, बस Yes. प्रोटॉन है तो पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव। तो मुझे ये बताओ दोनों का चार्ज सेम, ठीक है ना, दोनों का अमाउंट भी सेम रहता जब चार्ज नहीं रहता, तो मतलब पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है तो दोनों का चार्ज सेम है, मैग्नीट्यूड अलग है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा, न्यूट्रलाइज करेंगे, करेंगे कि नहीं। Yes. Yes, sir. Yes, sir. इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को खत्म कर दिया, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को खत्म कर दिया, इससे एक बस खाली गोला बचा। तो खाली गोलों को क्या एटम बोलेंगे, No. ठीक है ना। तो इससे स्टेबिलिटी, और इसी को बोलते हैं स्टेबिलिटी ऑफ एटम डज नॉट डिफाइंड बाय द जे जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इज कॉन्टेक्ट मतलब टच्ड विथ या अटैच्ड विथ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। समझ में आया बेटा। और उसके बाद क्या होगा, दोनों एक दूसरे को अपोजिट चार्ज है विथ सेम अपोजिट मैग्नीट्यूड विथ सेम चार्ज, तो जिसके कारण क्या होंगे बेटा, एक दूसरे को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज। तो जल्दी से यहां तक नोट करो दो बातें। तो ये बन गया जे जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल। ये कहीं जहीं पे बना देते हैं ब्लैक शीट, जिसको बोल देते हैं इलेक्ट्रॉन। तो एटम इज a very smallest spherical particle according to it, एक मतलब जे जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर प्रेजेंट इन स्पेयर ऑफ एटम। तो लिमिटेशन पे आए बच्चा लोग, बेटा लिमिटेशन डिस्कस करें अब। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ तो जे जे थॉमसन के एटॉमिक मॉडल के बाद चैडविक चाचा आए, बोले बेटा हमने तो न्यूट्रॉन खोज के रखा है, तो तुमने कैसे कह दिया कि न्यूट्रॉन होता नहीं है, ठीक है ना। फिर रदरफोर्ड अंकल आए, बोले बेटा हमने तो न्यूक्लियस भी खोज के रखा, तुम बोलते हो न्यूक्लियस है ही नहीं, हटो निकलो पहली फुर्सत से, ऐसे भगा दिया इनके एटॉमिक मॉडल को, मतलब ये भी फेल। तो लिमिटेशन है फर्स्ट, इट कैन नॉट डिफाइन, क्या क्या नहीं डिफाइन किया बेटा, स्पेस कैन नॉट डिफाइन स्पेस ऑफ न्यूक्लियस एंड न्यूट्रॉन। अब न्यूक्लियस बताया नहीं तो न्यूट्रॉन कहां से बता पाएंगे। सेकेंड, इट डज नॉट एक्सप्लेन Stability of the स्टेबिलिटी ऑफ एटम। तो ये था इसका लिमिटेशन,
ठीक है ना बेटा? क्यों नहीं बताया Excuse me, स्टेबिलिटी? sir. क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, हाँ बोलो बच्चा। सर आई हैव वन डाउट। बोलो। उन्होंने बोला था कि एटम स्फेरिकल है, बट उनको कैसे पता कि वो स्फेरिकल ही है? बेटा अब कुछ ना कुछ तो एक्सपेरिमेंट किए होंगे ना, ऐसे थोड़ी एकदम कि रात को सोए खाना वाना खा के सपना देखें अगले दिन बोल दिए, ये सब एक्सपेरिमेंट बेस्ड था ना, इसलिए। Okay. ठीक है ना, तो नोट कर लो। तो गलती ना डाल्टन्स की थी, डाल्टन्स तक उस समय खोजा नहीं गया था बेटा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो उन्होंने कह दिया। इनके समय न्यूक्लियस का डिस्कवरी नहीं हुआ था, इसलिए उन्होंने ऐसा कह दिया। ठीक है ना, तो बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे पता चलते गया, चीजें पता चलते गई, तो पहले वाली चीजें इनकरेक्ट हो गए वे। क्लियर है? जैसे पहले पता नहीं था कि गैलीलियो वाला तो सुने ही होगा किस्सा, ठीक है ना, उन्होंने बताया जो सन अर्थ है जो सन के चारों ओर रोटेट करता है, लेकिन पहले क्या समझते थे लोग कि जो अर्थ है वो फिक्स है, सन उसके चारों ओर रोटेट करता है। गैलीलियो ने बस इतना सा कह दिया तो उसके लिए उसको फांसी की सजा सुना दिए थे। तो धीरे धीरे जैसे पता चलते गया, पुरानी चीजें हटते गए, नए कॉन्सेप्ट बनते गए। ठीक है ना बेटा? तो गलती ना डाल्टन्स का था, क्योंकि उन्होंने, उनके पास इतने सारे इक्विपमेंट नहीं होंगे स्पेशल, जो बाद में रदरफोर्ड को मिले होंगे, जे थॉमसन को मिलेगा, उसके बाद बोर्स को मिले होंगे। अब तुम ही लोग बताओ, कल को तुम लोग कुछ डिस्कवरी करोगे तो तुम लोग इससे परफेक्ट डिस्कवरी करोगे ना बेटा, क्योंकि तुमको ऑलरेडी मालूम है इसके अंदर यही है, तो पहले ही खोजा जा चुका है। अब जो तुम लोग खोजोगे वो बिल्कुल नया होगा कि नहीं होगा? मतलब जो जितना लेट में आया उसको उतना फायदा है बेटा। तो फिलहाल अभी साइंटिस्ट तो बना नहीं रहे, तुम लोग को तो इतने डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, अभी तुम लोग को इंजीनियर बनाना और डॉक्टर बनाना ज्यादा जरूरी है। उसके बाद जब बन जाओगे तो अगर टाइम मिले जीवन में, तब इस फील्ड पे अच्छे से रिसर्च करना, अगर केमिस्ट्री पसंद आ जाए तो। क्लियर है? तब बुलाते हैं रदरफोर्ड बाबा को हम लोग। क्या कहा था इन्होंने, देखते हैं। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ये भी अच्छे से पढ़े हो बेटा, ये डिटेल में पढ़े हो तुम लोग। 9th 10th में अच्छा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं इसको। तो रदरफोर्ड ने कुछ एक्सपेरिमेंट किया था ना बेटा? क्या था एक्सपेरिमेंट? गोल्ड फॉइल। सर गोल्ड फॉइल। हाँ, गोल्ड फॉइल लिया था। फॉइल मतलब समझते हो ना बेटा? एक बहुत ही बारीक पेपर बोल सकते हो, मेटल का शीट रहता है, उसे को हम क्या बोलते हैं? बारीक कहने का मतलब उसका जो विड्थ है, मतलब चौड़ाई है, बहुत ही कम रहेगा वो। सर थिकनेस? हाँ, थिकनेस भी बोल सकते हो। ठीक है ना, वो बहुत ही कम होगा, बहुत ही कम मतलब बहुत ही ज्यादा कम। तो गोल्ड का एक फॉइल लिया, गोल्ड का पेपर लिया, मतलब महंगा एक्सपेरिमेंट था, सोचो। रदरफोर्ड के भी शौक महंगे, एक्सपेरिमेंट करना मतलब सर गोल्ड के साथ ही करना है। रईस थे ना सर ये? हाँ, रईस थे, इसीलिए तो महंगा महंगा, हमारे पुराने टोनी स्टार्क रहे होंगे। तो उन्होंने क्या किया बेटा, एक सोर्स लिया, उस सोर्स से अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डेंट करवाया, मतलब अल्फा पार्टिकल फेंका। ठीक है ना, एक्सपेरिमेंट याद रखना। अब सोर्स से क्या निकल रहा है बेटा, ये सोर्स है जिससे निकल रहे हैं अल्फा पार्टिकल। पुराने जितने भी साइंटिस्ट थे ना, भले गरीब थे स्टार्टिंग में, बाद में सब रईस हो गए। इसलिए तो हर कोई साइंटिस्ट बनना चाहता होगा उस समय। एक थ्योरी दे देते हैं, फेम मिल जाएगा। पहले ना जैसे हीरो लोग को आजकल एकदम देते हो ना फेम, उस तरह से पहले साइंटिस्ट लोग को फेम मिलता था। हीरो और उस समय तो कुछ नहीं होते थे, हमारे साइंटिस्ट ही हीरो होते थे। तो अल्फा पार्टिकल का सोर्स लिया, उस अल्फा पार्टिकल के एक बारीक से होल से, जिसको बोलते हैं स्लिट, उससे पास करवाया। ठीक है ना, अब ये जब अल्फा पार्टिकल इस गोल्ड के फॉइल से टकराए, तो कुछ अल्फा पार्टिकल एकदम सीधे निकल गए बेटा, बिना किस कहीं मुड़े हुए। कुछ डिग्री एंगल से
क्या हो गया, डिफ्लेक्टेड हो गए, और कुछ अल्फा पार्टिकल जैसे टकराए वैसे ही वापस आ गया। तो ये था इनका एक्सपेरिमेंट। तो इससे इन्होंने क्या निकाला, कंक्लूजन। अब ये पार्टिकल कैसे सीधा जा रहा है तो उसके लिए पता होना चाहिए ना बेटा। तो यहाँ पे एक फिल्म लगा था जिंक सल्फाइड का, जिंक सल्फाइड का क्या निकला था, फिल्म। अब सिंपल सी बात है बेटा, अल्फा पार्टिकल मतलब बॉल मान लो। अब बॉल को दीवार पे फेंक के मारो, मान लो दीवार ही नहीं होता, तुमको कैसे पता चलता कि किस डायरेक्शन में गया है, ठीक है ना। तुमने बॉल फेंका, दूसरे को बॉल बुला के लगाया, भाई मैंने बॉल फेंका था, बताओ तो किस डायरेक्शन में बॉल गया, बता पाएगा क्या? हाँ, वही बॉल गीला है, सामने में दीवार है, बॉल फेंकेगा तो इस पर प्रिंट बनेगा कि नहीं बनेगा? यस सर। तो तुम किसी बंदे को उठा के लेके आकर बता तो भाई बॉल कहाँ फेंका था मैंने, तो बता देगा। अगर दीवार होता नहीं तो पता चलता है क्या? नो सर। No. तो वही, यही वॉल का काम करता है जिंक, जेडन सल्फाइड, ठीक है ना बेटा। तो इसने, ये बंदे ने बॉल फेंका, मतलब अल्फा पार्टिकल फेंका, ये सोर्स है, ठीक है, गोल्ड के फाइल से टकराया, तो यहाँ पे ये पार्टिकल सीधा यहाँ पे लगा, एक बार यहीं लगा, ऊपर नीचे थोड़ा सा डिग्री का रोटेशन आया, ठीक है, इस पेपर से टकराने से, ठीक है। और एक बार क्या हुआ, फेंका, तो कई बार क्या होगा बेटा, तुम दीवार के सामने यहाँ से बॉल फेंक रहे हो तो तुमको आके लग सकता है कि नहीं। तो एक बार बॉल फेंका, इससे टकराया, वापस इसी को आके लग गया। तो इस तरह से 3 ऑब्जर्वेशन मिले। फर्स्ट, पार्टिकल सीधा निकल गया। सेकेंड, थीटा डिग्री से क्या हो गया, पार्टिकल डिफ्लेक्टेड हो गया, घूम गया, और एक जिस डायरेक्शन में गया था उसी डायरेक्शन में रिवर्स हो गया। तो इस तरह से 3 ऑब्जर्वेशन मिले, और इन ऑब्जर्वेशन से उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि एटम ऐसा दिखता होगा। तो इन ऑब्जर्वेशन को हम लोग कल डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। टू बी कंटिन्यूड लिख लो वहां पे। सर, हाँ, ये गोल्ड फॉइल के जगह कोई और मेटल की फॉइल भी यूज कर सकते हैं? कोई भी यूज कर सकते हो बेटा, ओके सर। क्योंकि ज्यादा एटम पैसा तो सब में होंगे ना, एटम तो सब में होंगे ना बेटा। मैं, बड़े लोगों की बड़ी बड़ी आदतें, तुम रईस थे बेटा, पैसे की कमी थी नहीं, चलो भैया गोल्ड के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है बच्चा लोग, तो इसको नोट डाउन कर लो यहाँ तक, एक्सपेरिमेंट का डायग्राम। और अच्छा डायग्राम बनाना तो बुक से नोट कर लेना बेटा। आज बस इतने ही देखते हैं, टू बी कंटिन्यूड कर लो। आज की सेवा करते हैं समाप्त, ठीक है बच्चा लोग।